अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल ज़िंदगी गुलजार है, राइटर उमेरा अहमद। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। ज़िंदगी गुलजार है। 9 सितंबर। आज गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा पहला दिन था। मेरी रूममेट फरजाना मेरे ही डिपार्टमेंट में है, इसलिए सुबह मुझे टेंशन नहीं थी कि अकेले क्लासेस कैसे ढूंढूंगी। वो खासी बोल्ड लड़की है। बड़े शहरों में रहने वाले शायद सभी ऐसे होते हैं। सुबह जब हम लोग कॉलेज पहुंचे तो बारिश हो रही थी और ऐसे मौसम तालीम के लिए काफ़ी नुकसानदा होते हैं, लेकिन खिलाफ तवक्का कॉलेज में काफ़ी लोग थे। आज सिर्फ सारी ब्रांड ने तारफी क्लास ली थी और दूसरे किसी प्रोफेसर ने क्लास में आने की जहमत नहीं की थी। इनके बारे में पहले ही बहुत से लोगों से सुन चुकी हूँ कि वो बहुत वक्त के पाबंद हैं। मुझे तवक्का थी कि वो बहुत सख्त होंगे, मगर पहली मुलाकात में इनका इम्प्रेशन बहुत नरम दिल आदमी का था। आज क्लास में स्टूडेंट्स कम ही थे और इनमें भी लड़कियों की तादाद काफ़ी कम थी। आज मेरे और फरजाना के अलावा सिर्फ 2 लड़कियां आई थी, अस्मारा और आयज़ा। दोनों बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं तो शायद इनसे अपना तारुफ ना ही करवाती, लेकिन फरजाना इनके पास चली गई थी। वो इन लोगों के साथ ही क्वीन मैरी से ग्रेजुएशन करके आई थी, इसलिए इन्हें अच्छी तरह जानती थी। फरजाना की वजह से मजबूरन मुझे भी इनसे सलाम दुआ करनी पड़ी। बातों के दौरान इन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं किया। मेरी मामूली शक्ल और लिबास देखकर वो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देने से तो रहे। वैसे भी ये चीज़ मेरे लिए अब इतनी नई नहीं रही थी। सारी ब्रांड ने क्लास में सबसे पहले अस्मारा से ही अपना तारुफ करवाने के लिए कहा था। मेरा नाम अस्मारा इब्राहिम है। मैं क्वीन मैरी कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न में ग्रेजुएशन करके आई हूँ। हर किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेती हूँ। आपकी क्लास में एक अच्छा इजाफा साबित होंगी। बड़ी रवां इंग्लिश में इसने कहा था। इसका लहजा बेहद पुरइत्माद था और मैं सिर्फ ये सोच कर रह गई थी, क्या दौलत और खूबसूरती के बगैर इतने इत्माद से बात की जा सकती है। फरजाना, अस्मारा और आयज़ा से मुतारफ़ होने के बाद सारे इब्रार मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। मुझे फ़ौरन तारुफ करवाने के लिए कहने की बजाय वो कुछ देर तक बगौर मुझे देखते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी हमारी क्लास ही की हैं? यस सर। मैं इनके सवाल पर हैरान हुई थी। मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आप बहुत छोटी सी लग रही हैं। नो सर, मैं छोटी सी तो नहीं हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। मैंने इनकी बात को समझे बगैर कह दिया। मेरे जुमले पर सारे इब्रार हंस पड़े और अगली रो में बैठे 2 लड़कों ने यकदम पीछे मुड़कर देखा। इनके चेहरों पर मुझे मुस्कुराहट नजर आई। फिर इनमें से एक ने सर इब्रार से कहा, सर डैट इज़ जस्ट द राइट हाइट फॉर अ गर्ल, नाइदर टू टॉल नॉर टू शॉर्ट। सर ये लड़की के लिए बिल्कुल मुनासिब कद है, ना बहुत लंबा है और ना बहुत छोटा है। सारी क्लास यकदम कहकों से गूंज उठी थी। सारी ब्रांड ने खनकार कर अपनी हंसी को कंट्रोल किया और लड़के से कहा, नो ज़रून, डोंट ट्राई टू बी एम्बेरस हर। नहीं ज़रून, इसे परेशान ना करो। फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। मेरा नाम कशिफ मुर्तज़ा है। मैं गुजरात से आई हूँ। मैंने मुख्तसरन अपना तारुफ कराया। मेरे तारुफ के बाद सारी ब्रांड ने लड़कों का तारुफ लिया और जब इस लड़के जिसका नाम ज़रून था खुद को मुतारिफ़ करवाया तो मैंने भी इसी तरह मुदाखलत की जैसे इसने की थी। शायद मैं ऐसा ना करती, लेकिन इसका अंदाज़ ही मुझे इतना बुरा लगा कि मैं ना चाहते हुए भी अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर बैठी। इस वक्त तो मुझे अपनी मुदाखलत ठीक नहीं लगी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैंने गलत किया था। मैं यहाँ इस किस्म की फजूल झड़पों के लिए तो नहीं आई। मैं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। एक दिन गुजर गया, काश बाकी दिन भी इज्जत से गुजर जाएं। 9 सितंबर। आज का दिन ख़राब तरीन दिनों में से एक था। कॉलेज में एमए क्लासेस का पहला दिन और पहले ही दिन सुबह मैं बहुत अच्छे मूड्स में कॉलेज गया था क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था। पहली और आज होने वाली वाहिद तारफ़ी क्लास सर इब्रार की थी और इनकी क्लास में बीए में मिस नहीं कर सका, तो अब कैसे करता। इनसे अच्छे ताल्लुकात रखना मेरी मजबूरी है। जाहिर है वो पापा के अच्छे, बल्कि मुझे तो लगता है बेहतरीन दोस्त हैं, वरना पापा कैथारसिस के मूड में हमेशा इनके घर ना पाए जाते। पापा पर इनका बहुत बड़ा असर है। बाज़ दफ़ा मेरी जो बात पापा वैसे नहीं मानते, वो सिर्फ इनके कहने पर मान लेते हैं। वैसे कभी कभी तो मुझे सर इब्रार बहुत सुपर नेचुरल किस्म की चीज़ लगते हैं। इन्हें मेरी हर एक्टिविटी का पता होता है। बीए में मैं जब इनकी क्लास में देर से आता था तो वो मेरे ना आने की असल वजह खुद ही तैयार करते थे। इन्हें बहुत अच्छी तरह पता होता था कि मैंने किस दिन कितनी क्लासेस छोड़ी, आजकल किन लड़कियों के साथ फिर रहा हूँ, कौन से प्रोफेसर मेरे बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं और कौन से मुझसे तंग हैं।
پھر بھی یہ ان کا احسان ہی تھا کہ وہ پاپا کو کسی بات سے مطلع نہیں کرتے تھے، خبردار نہیں کرتے تھے۔ کافی مہربان ہیں وہ مجھ پر۔ جب میں کلاس میں گیا تو وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اسامہ اور فاروق مجھے کلاس سے باہر ہی مل گئے تھے۔ ان کے ساتھ جب میں اگلی رو کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ دوسری رو میں 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے 2 کو تو میں فوراً پہچان گیا۔ ایک اسمارا ابراہیم تھی اور دوسری عائزہ مسعود۔ دونوں کزنیں ہیں اور سوشل گیدرنگز میں اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اسمارا کو میں خاصا پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے، فرینک ہے اور ایسی ہی لڑکیاں مجھے اپیل کرتی ہیں۔ وہ دونوں مجھے دیکھتی ہی اپنی رو سے باہر آ گئی۔ جب میں ان سے رسمی ہیلو ہائی میں مصروف تھا تو دوسری رو میں بیٹھی 2 لڑکیوں میں سے ایک کی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی اور اس کے ساتھ وہ بیٹھی تھی جس نے واقعی مجھے کلاس میں ناک و چنے چبوا دیے تھے۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے جب میں نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی تھی تو مجھے اس میں کوئی ایسی خاص خوبی نظر نہیں آئی جو مجھے دوبارہ اسے دیکھنے پر مجبور کرتی۔ لائٹ پنک کلر کے لباس میں ملبوس وہ خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپائے ہوئے تھی اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بال پوائنٹ سے اپنی فائل کو مسلسل سکریچ کر رہی تھی۔ میں چونکہ اسمارا اور عائزہ کے ساتھ باتوں کے دوران وقتاً فوقتاً فرزانہ کو بھی دیکھ رہا تھا اور وہ چونکہ فرزانہ کے ساتھ بیٹھی تھی اس لیے اس کی یہ حرکت میری نظر میں آ گئی۔ سر ابرار کلاس میں آنے کے بعد مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ 2 دن پہلے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب لیٹ آنے پر کچھ اچھے اور موضوع بہانے بنا کر پیش کرنے ہوں گے کیونکہ وہ پرانے گھسے پٹے بہانے سن کر تنگ آ گئے ہیں اور میں نے انہیں بالکل پوری تسلی دی تھی کہ اب میں پرانے بہانوں سے انہیں بور نہیں کروں گا۔ آخر میں ایک تخلیقی بندہ ہوں۔ لیکن پہلے ہی دن صحیح وقت پر کلاس میں مجھے موجود پا کر وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ میں نے دیر سے آنے کی پرانی حرکتیں چھوڑ دی ہیں، اس لیے وہ مجھے دیکھ کر بڑی خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ میں جانتا تھا کہ سر ابرار سب سے پہلے لڑکیوں سے ہی تعارف لیں گے اور میں فرزانہ کے بارے میں جاننے کے لیے کافی مشتاق ہو رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ اس لیے بڑے صبر کے ساتھ میں اس کے تعارف کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے تعارف کے بعد مجھے اور کسی کے تعارف میں دلچسپی نہیں رہی تھی سوائے اپنے۔ لیکن جب سر ابران نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے تو اس کے جواب نے مجھے مسکرانے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا اور وہ واقعی کافی کم عمر لگتی تھی۔ میں نے اس کی بقلاہٹ دیکھ کر اس پر بے اختیار ریمارکس پاس کیے، یہ کہہ کر کہ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ میں نے اس کی بقلاہٹ دیکھ کر اس پر بے اختیار مارکس پاس کیے، یہ کر کے مجھے کافی خوشی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ پھر جب سر ابرار نے مجھے اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈائس کے پاس چلا گیا۔ سر ابرار مسکراتے ہوئے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، شاید وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میرا نام زارون جنید ہے۔ میری اسکولنگ ایچیسن میں ہوئی ہے اور وہاں تھرو آؤٹ میں فرسٹ پوزیشن لیتا رہا ہوں۔ پچھلے سال میں نے اسپورٹ میں کالج کلر حاصل کیا اور بی اے میں ٹاپ کیا۔ گریجویشن کے دوران میں کالج کی تقریباً تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کالج میں تو کیا شاید اس شہر میں بھی نہیں ہوں گے اور میں یہاں کا پرانا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سو آپ میں سے کسی کو اگر میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ شکریہ، بہت بہت۔ میں نے اپنا بڑا تفصیلی تعارف کرایا تھا اور پھر اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر ابرار کی مسکراہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جان چکے ہیں کہ میں آج بہت موڈ میں تھا، اس لیے جب میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ساری تقریر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر، آئندہ یونین الیکشنز میں کھڑا ہونے کے لیے کنونسنگ کی ایک کوشش۔ جواب وہاں سے آیا تھا جہاں سے ایسے جملے کی میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کشف مرتضیٰ تھی۔ صرف ایک لمحہ کے لیے میں ساکت ہوا تھا، پھر بڑے اطمینان سے پیچھے مڑتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک کر میں نے پوچھا، تو کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ مجھے ووٹ دیں گی؟ ہرگز نہیں، آپ مجھ سے ووٹ کی امید نہ رکھیے۔ اس کے فوری جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ تو کیا میں یہ توقع رکھوں کہ اگر میں الیکشن میں ایک ووٹ سے ہاروں گا تو وہ ووٹ آپ کا ہی ہوگا؟ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ آپ صرف ایک ہی ووٹ سے ہاریں گے؟ میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں کہ آپ لمبی لیڈ سے ہاریں گے۔ کیوں؟ آپ یہ گارنٹی کیسے دے سکتی ہیں کہ میں لمبی لیڈ سے ہاروں گا؟ آپ کیا جعلی ووٹ کاسٹ کرنے کی ماہر ہیں؟ نہیں جی، یہ کام آپ ہی کو مبارک ہو۔ مہارت حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے شعبے ہیں۔ جو لوگ زیادہ خوش فہم ہوتے ہیں وہ ہارتے ہمیشہ ہی بری طرح ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بار آپ کا اندازہ غلط ثابت ہو۔ چلیں دیکھ لیں گے۔ ویسے دنیا بھی تو امید پر قائم ہے۔ اس کا لہجہ بہت تو ٹوک تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھا ہو گیا۔ سر ابرار مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں مجھے بیوقوف لگی تھی، لیکن میں اب اس کے بارے میں اپنا خیال بدل چکا ہوں۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے جتنی مجھے لگی تھی۔ آئندہ اس سے بات کرتے ہوئے میں کافی محتاط رہوں گا تاکہ آج کی طرح دوبارہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔
ताना सितंबर। आज कॉलेज में जाते हुए मुझे पूरा एक हफ्ता हो गया है। इस एक हफ्ते के दौरान इतनी बाकायदगी से क्लासेस नहीं हुई और मैं फिक्रमंद हूँ कि अगर इसी रफ्तार से क्लासेस होंगी तो कोर्स कैसे पूरा होगा। खैर, अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है। पहले दिन जारून जुनेद के साथ मेरी बहस हुई थी और इसके बाद इसका रवैया काफ़ी अजीब सा है। इसका ग्रुप डिपार्टमेंट के सबसे ज़हीन तरीन लड़कों पर मुश्तमिल है और पूरे कॉलेज में इनकी दाग जमी हुई है। वैसे भी जब किसी के पास सहानत, खूबसूरती और दौलत की फरमानी हो तो किसी जगह भी दाग जमाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही लोगों को देखकर मुझे वो बात शिद्दत से याद आती है कि खुदा किसी भी आदमी को सब कुछ नहीं देता, कोई ना कोई कमी ज़रूर रखता है। मगर आखिर इस ग्रुप के लोगों में क्या कमी है? क्या वो खूबसूरत नहीं है? क्या इनके पास रुपया नहीं है? क्या इनके पास जहानत नहीं है या अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनके पास नहीं है? मुझे बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं है कि खुदा किसी भी शख्स को सब कुछ नहीं देता। बाज़ लोगों को तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है और बाज़ को कुछ भी नहीं। जैसे मेरे जैसे लोग जिन्हें ना अच्छा खाने को मिलता है, ना पहनने को, जो बीमार हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढते फिरते हैं। इज़्ज़त की बुनियाद तकवा पर कहाँ होती है? कौन इज़्ज़त करता है आपके तकवा की? इज़्ज़त तो रुपये से होती है और तकवा तो वैसे भी गरीबों की मिरास बनकर रह गया है। गरीब की इबादत तो किसी खाते में नहीं आती। हाँ, अमीर इबादत करे तो पूरे ज़माने में इसकी धूम मच जाती है। और दुआएँ भी और दुआएँ भी तो अमीरों की ही कबूल होती हैं, जो खुदा की राह में हज़ारों बल्कि लाखों रुपए खर्च करते हैं। भला मुझ जैसे लोग जो रुपया 2 रुपए खैरात करते हैं, इनकी दुआएँ कैसे कबूल हो सकती हैं? फिर मेरे जैसे लोग ये कहकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं कि ज़रूर हम में से कोई खराबी होगी जो दुआ कबूल नहीं हो रही। जब तक छोटी थी खुद को बहला लिया करती थी, लेकिन जब से यहाँ आई हूँ लोगों के पास इतना रुपया और आसाइशें देखी हैं, अपनी ज़ात और भी हकीर लगने लगी है। कुछ तो ऐसा मेरे पास भी होता जो दूसरों से मुआवजा करती और ख़ुद को बेहतर पाती। यहाँ आकर मेरे कॉम्प्लेक्सेस और भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मैं अपनी तालीम छोड़कर यहाँ से जा भी तो नहीं सकती। मेरी रूममेट फरजाना सो चुकी है और मैं इस वक्त किसी से बातें करना चाहती हूँ, लेकिन इससे नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ मेरी रूममेट है, दोस्त नहीं। वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती है वो क्लास सिर्फ स्टेटस देखकर दोस्त बनाती है और वो तो वैसे भी ज़रून जुनैद के ग्रुप में होती है। इसके रवैये ने मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। हर शख्स को हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी के दोस्त बनाए, लेकिन क्या वाकई मुझे तकलीफ़ नहीं होती? हाँ, मुझे तकलीफ़ पहुंचती है। क्या इस बात से आपको तकलीफ़ नहीं होती कि कोई सिर्फ इसलिए आपको नज़रअंदाज करता है क्योंकि आपके पास रुपया नहीं है, आपके पास महंगा लिबास नहीं है, आप किसी ऊंची फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते? हर गुजरता दिन इस बात पर मेरा यकीन पुख्ता करता जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत रुपया है और यही रुपया मुझे हासिल करना है, क्योंकि सिर्फ यही वो चीज़ है जो इस माशरे में मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त दिलवा सकती है। क्या कभी मेरे पास इतना रुपया होगा कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं? ख्वाब सिर्फ ख्वाब, वो किसी ने कहा है ना, ख्वाब तो ख्वाब हैं। ख्वाब तो ख्वाब हैं, फ़कत ख्वाब ही से क्या होगा? हमारे बीच जो हायल है वो हकीकत है। 25 सितंबर। आज पहला दिन था जब सारी क्लासेस हुई। अब स्टडीज़ का सिलसिला बाकायदा हो जाएगा। कॉलेज में अब मुझे सिर्फ 2 साल गुजारने हैं और फिर अमली ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा और मैं इन 2 सालों को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहता हूँ। इस वक्त रात के 11 बजे हैं और मैं इस कदर थका हुआ हूँ कि सोने के अलावा कुछ और करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल मेरी डायरी इस कुछ में शामिल नहीं है। डायरी लिखे बगैर तो मैं सो ही नहीं सकता। आज मैंने कॉलेज में काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजारा, लेकिन किसी भी क्लास में किसी किस्म की बहस के बगैर, हत्ता कि कश्यप ने भी आज मुझसे बहस करने की कोशिश नहीं की। ख़ास तौर पर सरबरार की क्लास में एक पॉइंट पर मैं उम्मीद कर रहा था कि वह ज़रूर कुछ कहेगी, मगर गैर मुतवक्का तौर पर वो खामोश रही। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वो सरबरार की क्लास में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करती जा रही है और पता नहीं सरबरार को भी क्या हो गया है कि वो इसकी बात को बहुत अहमियत देने लगे हैं। खैर, कोई बात नहीं, चंद दिन की ही तो बात है। अभी वो यहाँ नहीं है, इसलिए रिजर्व है। कुछ दिन बाद जब इस कॉलेज की हवा लगेगी तो फिर ऐसी लड़कियाँ क्लासेज अटेंड करने की बजाय लॉन और कैफेटेरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि ये मिडिल क्लास की लड़कियां कॉलेज जैसी जगह पर पढ़ने नहीं, लड़के फांसने आती हैं ताकि अपनी क्लास से निकलकर वो इस क्लास में आ सकें, और वो भी मिडिल क्लास की ही एक लड़की है। वो क्या मुख्तलिफ होगी? फरजाना ने बताया था कि वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए कुछ ट्यूशन्स भी करती है। तो ऐसी लड़कियों के लिए दौलत में वैसे ही बहुत चार्म होता है। मैं भी देखूंगा कि वह कब तक इस इमेज को बरकरार रखती है। आज स्मारा ने मुझे अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया था, सो मेरी आज की शाम बहुत अच्छी गुजरी है। इस जैसी लड़की के साथ इंसान शाम तो क्या ज़िंदगी भी गुजार सकता है। मैं तो आजकल इससे काफ़ी इम्प्रेस हूँ और इसका हाल मुझसे भी बुरा है। मेरे एक डायलॉग के जवाब में वो ऐसे 10 डायलॉग बोलती है। शायद वो ये समझ रही है कि मैं इसके बारे में बहुत सीरियस हूँ
और मैं इसकी खुशफहमी को ख़त्म नहीं करना चाहता, कम अज़ कम इस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे कॉलेज में कोई और अच्छा पीस नहीं मिल जाता, क्योंकि इस वक्त तक घूमने फिरने के लिए कॉलेज में स्मारा से ज़्यादा आइडियल कोई लड़की नहीं है। आज पार्टी में उसामा ने मुझसे कहा था, यार ज़िंदगी तो तुम गुजार रहे हो, एक से एक लड़की को फांसा हुआ है। मुझे इसकी बात बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मैंने इसे कहा था, माइंड योर लैंग्वेज उसामा, मैंने किसी को नहीं फांसा। मैं सिर्फ लड़कियों की कंपनी को एंजॉय करता हूँ, जिसे तुम फ्लर्ट करना भी कह सकते हो। और बस हम कोई टीन एजर तो नहीं हैं जो बेवकूफ़ बन जाएं। ये बहुत मिच्योर लड़की हैं और ये तो खुद इंजॉयमेंट के लिए बॉयफ्रेंड्स बनाती हैं। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कौन किस हद तक सीरियस है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं अनफेयर्स को दिल का रोग नहीं बनाता। मैं इन फियर्स को दिल का रोग नहीं बनाता। वैसे तुम खुद जितने शरीफ हो वो भी मैं जानता हूँ। मैंने काफ़ी संजीदगी से इसकी खच्चाई की थी। वो अजीम कर हंसने लगा था। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे आज कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है। सो माई स्वीट डायरी, अब तुम भी सो जाओ। 13 दिसंबर। पता नहीं कभी कभी मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती। क्या था अगर आज मैं खुद पर काबू रखती, लेकिन मैं हमेशा गलती करके पछताने वालों में से हूँ। कॉलेज में ज़रून के साथ होने वाली इस पहली जर्ब के बाद मैंने खुद को काफ़ी संजीदा कर रखा था, लेकिन पिछले एक हफ्ता से इसका रवैया बहुत ही तक अमेज हो गया था। तकरीबन हर क्लास में वो ऐसे मौजू पर बहस करता जिस पर मैं बोलूँ, और हर इस पॉइंट पर इख्तलाफ करता जिसे मैं पेश करती। हर दफ़ा इसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन आज मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आज सरबरार पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे और क्लास को इस पर रिमार्क्स देने के लिए कह रहे थे। जब तबसरा करने के लिए मेरी बारी आई तो मैंने कहा, मगरबी ममालिक के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मुल्क की मफादात की कीमत पर नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में तो हमसे कमज़ोर ममालिक भी अच्छे ताल्लुकात के लिए अपने मफादात का सौदा नहीं करते। सो हमें भी किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए और मुल्क की मफादात पर सौदा करने की बजाय ऐसे ही सर्द और गर्म ताल्लुकात ठीक हैं। खिलाफ तवक्का मेरी बात पर ज़रून जनेन ने कुछ नहीं किया। फिर अचानक सरबरार को पता नहीं क्या ख्याल आया और उन्होंने क्लास से पूछा कि कौन से स्टूडेंट्स फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं। जिन चंद लोगों ने हाथ खड़ा किया था इनमें ज़रून जनेद भी शामिल था। सरबरार ने मुस्कुराकर ज़रून को देखा और पूछा, ज़रून आप फॉरेन सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं? इसने फ़ौरन ही कहना शुरू कर दिया था, सबसे बुनियादी वजह तो ये है कि इसमें मुस्तकबिल बहुत रोशन और महफूज होता है। फिर ये प्रोफेशन बहुत ग्लैमरस और चैलेंजिंग है, और फिर आप इस पोजीशन में होते हैं कि मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मुझे इसका जवाब बहुत फॉर्मल सा लगा, वही मुल्क के लिए कुछ करने के रस्मी जुमले। अच्छा ज़रूर, अगर आप फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं तो आप किन ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे और क्यों? वो कुछ देर खामोश रहा और फिर अपने मखसूस अंदाज में बोलने लगा। वैसे तो एक डिप्लोमेट का काम ही यही होता है कि वो हर मुल्क के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने की कोशिश करे, लेकिन मगरबी ममालिक के साथ ख़ास तौर पर हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले कर्ज़ों पर खड़ी है, और फिर इन मुल्कों को नाराज़ कैसे किया जा सकता है? इनकी मदद के बगैर हम अपने आप को कैसे कायम रखेंगे? एक सुई तक तो हम बना नहीं सकते, और बात करते हैं कौमी मफादात पर सौदा न करने की। इसका इशारा वाज़ह तौर पर मेरी तरफ था। ऐसे दावे वही कौम अफोर्ड कर सकती है जो कुर्बानी देने जानती है। हमारे यहाँ तो अगर गोश्त की कीमत बढ़ जाए तो इसे कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ 2 दिन भी गोश्त खाना नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर मामला सिर्फ नारे लगाने का हो तो वो हम बड़े शौक से लगाते हैं, बल्कि वहाँ भी लगाते हैं जहाँ इसकी कतई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम एक नारा बाज और करप्ट कौम है। हैरत की बात यह है कि हम फॉरेन पॉलिसी को 12 मार्केट जैसी जगह पर भी ज़ेर बहस लाने से नहीं चूकते। एक पाकिस्तानी के लिए तो ये बात ही बड़ी एहसास है कि इसे फॉरेन पॉलिसी जैसे मसले पर बहस करने का मौका मिल रहा है, और फिर हम जोश में आ जाते हैं। और अफसोस की बात यही है कि हमें इन चीज़ों पर जोश आता है जिन पर हमें खुद से काम लेना चाहिए। जैसे अभी मोहतरमा कशफ फरमा रही थी कि कौमी मफादात पर सौदा किए बगैर अगर अच्छे ताल्लुकात कायम होते हैं तो ठीक है, वरना जैसे ताल्लुकात हैं ऐसे ही रहने दें। तो मोहतरमा अगर सिर्फ अमेरिका ही हमारे साथ पूरी ट्रेड नहीं, सिर्फ हमारा काटन एक्सपोर्ट का कोटा ख़त्म कर दे तो हमारा मुल्क एक हफ्ता भी नहीं चल सकता। हम इमदाद पर ज़िंदा रहने वाली कौम हैं, और इमदाद पर ज़िंदा रहने वाली कौम में हर चीज़ का सौदा करने पर मजबूर होती हैं। वो
कौमी मफादात हों या फिर ज़ाती मफादात, वैसे भी अगर आम ज़िंदगी में भी आप देखें तो हर शख्स अमेरिका या यूरोप जाने पर तैयार होता है, चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसलिए मेरा ख्याल में फ़ॉरेन पॉलिसी पर इस किस्म के अहमकाना बयानात की गुंजाइश नहीं होती। जैसे बयान कुछ देर पहले मोहतरमा कश्यप दे रही थी, पूरी गुफ्तगू में इसका लहजा इस कदर हिद तक अमेज़ था कि मैं चुप नहीं रह सकी। सबसे पहली बात यह है कि मैं यहाँ फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बना रही हूँ। जो मेरे ख्यालात का असर इस पर होगा वो मेरे ज़ाती ख्यालात थे, और हर एक को अपनी मर्ज़ी से बोलने की इजाज़त होती है। हाँ, मगर आपके इल्ज़ामात का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी। फिर मैं इसके नाम नहाद दलाइल के पर्चे उड़ाती चली गई। इसने 2-3 मरतबा मुझे रोकने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। मैं जानती हूँ इसने काफ़ी इंसल्ट महसूस की होगी। मैं क्लास के दौरान तो इसके तासुरात नहीं देख पाई, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी फासले पर था, लेकिन सारी ब्रार के क्लास से निकलने के फ़ौरन बाद वो मेरे पास आया था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वह यकीनन मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चंद लम्हों के बाद मेरी बराबर वाली कुर्सी को ठोकर मारते हुए बाहर चला गया। और मैंने सुकून का सांस लिया, वरना जिस वक्त वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ था तब मेरा सांस हल्क में अटक गया था कि पता नहीं वो क्या करे या क्या कहे। और अपने हाथों की लर्जिश को छुपाने के लिए मैंने फाइल में रखे हुए कागजात को उल्टना पुलटना शुरू कर दिया था। मैं इस पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं इससे खौफज़दा हूँ, लेकिन बहरहाल आज मैं वाकई इससे डर गई थी। जिस वक्त मैं क्लास में इस पर तनकीद कर रही थी तब मैंने हरगिज़ ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बातों को इतनी संजीदगी से लेगा। आखिर इसने भी तो मुझ पर तनकीद की थी, लेकिन मैंने तो इस जैसे रद्दमल का इजहार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर ही तो पैसे का फ़र्क आ जाता है। शायद जिन लोगों के पास पैसा होता है इनकी अना इसी तरह हर्ट होती है, और मेरे जैसे लोगों को तो कोई अना होती ही नहीं। शायद इसका गुस्सा ठीक ही है। 31 दिसंबर। आज ज़िंदगी में पहली बार कॉलेज जाकर मैं पछता रहा हूँ। अगर मैं जानता कि आज मेरे साथ ये सब कुछ होगा तो मैं कभी कॉलेज ना जाता। वो एक आम सी लड़की कश्यप मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बालातर है। वो मुझसे खूबसूरत क्यों नहीं होती? वो अपनी ज़ुबान बंद क्यों नहीं रखती? मुझे ज़िंदगी में शिकस्त से नफ़रत है, और वो मुझे मसलसल हराई दे रही है। ऐसा क्या है इसमें कि मेरा हर दाव गलत हो जाता है, हर बात उल्टा पड़ जाता है। पिछले कई दिनों से मैं इसे हर क्लास में छेड़ रहा था ताकि वो कोई बात करे और मुझे इसकी इंसल्ट करने का मौका मिले, और बिलाखिर आज वो मौका मिल ही गया था। इसके फॉरेन पॉलिसी के बारे में ख्यालात सुनकर मुझे खासी तसल्ली हुई कि मैं इसे अच्छी तरह जार सकूँगा, और सरबराह ने मुझे ऐसे करने का नादर मौका फराहम कर दिया था। मैंने इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन मेरी बात ख़त्म होती ही इसने सारी ब्रार से इजाज़त लेकर बोलना शुरू कर दिया। अपनी बात के आगाज़ में ही इसने कुछ कहा। ये ज़रून साहब फरमा रहे थे कि ये फ़ॉरेन सर्विस में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि ये मुल्क के लिए कुछ कर सके। मुल्क की जो खिदमत ये करेंगे वो तो इनके पाकिस्तानी कौम के बारे में ख्यालात से ही ज़ाहिर होती है। मैं इसकी बात पर बुरी तरह तिलमिलाया था। ये अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक से इसलिए अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं क्योंकि वो हमें अमदाद देते हैं, और इसलिए इनका ख्याल है कि कौमी मफादात का सौदा करने में कोई मज़ाइका नहीं। इनके बकौल इस इमदाद पर ही ये मुल्क चल रहा है। सो ऐसी कौम की कोई इस्तेनफ्स नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तफाक करती हूँ कि मगरबी ममालिक हमें इमदाद देते हैं, मगर सवाल ये है कि वो ये इमदाद किसको देते हैं। इस मुल्क में 2 क्लासेस हैं। 98% अक्सरियत वाली लोअर क्लास। इस मुल्क में 2 क्लासेस हैं, 98% अक्सरियत वाली लोअर क्लास और 2% अकलियत वाली अपर क्लास। जो इमदाद हमें बाहर से मिलती है वो दरअसल इस 2% क्लास के काम आती है। इस क्लास में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, सनतकार और सियासतदान शामिल हैं, और ज़ारून भी इसी क्लास के एक फ़र्द हैं। बैरूनी इमदाद इसी क्लास में बैंक के कर्जे और करप्शन के ज़रिए तकसीम होती है, और मुल्क के मफादात का सौदा न करने की सूरत में अगर इमदाद बंद होती है तो इसी क्लास के मफादात मुतासिर होंगे। सो इस क्लास के एक फ़र्द होने की हैसियत से आप इमदाद बंद होने की सूरत में ज़रून जुनैद की इस क्लास के एक फ़र्द होने की हैसियत से आप इमदाद बंद होने की सूरत में ज़ारून जुनैद साहब की परेशानी समझ सकते हैं। आप ज़ातियात पर उतर रही हैं। मैंने तिल मिलाकर इसकी बात काट दी थी। मेरे लिए इससे ज़्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन था, और मुझे ये डर था कि अगर अब मैंने इसे ना टोका तो वो मेरे रहे से ही इमेज को भी तबाह कर देगी। लेकिन मैंने इसे जितनी बुलंद आवाज़ में टोका था, इसकी आवाज़ जवाबन मुझसे भी इतनी ही बुलंद थी। इसके इत्मीनान में और यकसोई में ज़रा बराबर कमी नहीं हुई थी। मैं ज़ातियात पर हमला नहीं कर रही हूँ। क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आप एक सनतकार के बेटे हैं? मैं इस बात को कब इनकार कर रहा हूँ? मैं एक सनतकार का बेटा हूँ। मैं इसकी बात पर गुनाह उठा था। जब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं तो आपको किस बात का इतराज़ है? किस चीज़ पर है?
کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ بیرونی امداد کا بڑا حصہ اپر کلاس قرضوں کی صورت میں لیتی ہے۔ ہم جو روپیہ قرضوں کی صورت میں لیتے ہیں اسے سود کے ساتھ واپس بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اس بات پر بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ وہ روپیہ واپس نہیں کرتے، ضرور کرتے ہوں گے۔ میں تو صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ امداد صرف آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، صرف 2% اپر کلاس، 98% لوئر کلاس نہیں۔ کیا اب آپ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ اپنے اس اعتراف کے بعد بھی، کہ آپ وہ امداد استعمال کرتے ہیں؟ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس بات کا کیا جواب دوں۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے سر ابرار سے کہا، سر آپ اسے روک کیوں نہیں رہے؟ اس کا جواب بھی میں ہی آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ سر ابرار مجھے کیوں نہیں روک رہے؟ کیونکہ آپ نے ہمیں کرپٹ قوم کہا، اور میرے اور پوری کلاس کے ساتھ ساتھ سر ابرار کے جذبات بھی بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ وہ سر ابرار کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ سر ابرار کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایڈیٹ بڑی چلاکی سے بول رہی تھی، ضرور میں نے آپ کو بھی بولنے سے نہیں روکا تھا، آپ نے بھی اپنی بات مکمل کی تھی، اب دوسروں کو بھی کرنے دیں۔ میں خاموش ہو گیا، میری اپنی پڑھائی ہوئی بات میرے گلے میں پھندے کی طرح اٹک گئی تھی۔ میرے گلے میں پھندے کی طرح اٹک گئی تھی۔ سر ابرار کی طرف سے بات جاری رکھنے کا سگنل ملتے ہی وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ جب ہم لوگوں کو اس امداد میں کچھ ملتا ہی نہیں تو پھر ہم کس چیز کے لیے اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا کرتے پھریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک سوئی تک نہیں بنا سکتے۔ اگر ایسا ہے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ لوگ بنائیں سوئی، کیونکہ یہ لوگ فیکٹریز لگاتے ہیں، ہم لوگ نہیں۔ ہم لوگوں کے پاس تو فیکٹری لگانے کے لیے روپیہ ہی نہیں ہوتا۔ زرون صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ 2 دن گوشت کھانا نہیں چھوڑ سکتے، تو اس ملک کی 98% آبادی گوشت کہاں کھاتی ہے جو وہ اسے کھانا چھوڑ دیں؟ ان کو تو دال مل جائے تو وہ شکر ادا کرتی ہے۔ گوشت کے چونچلے تو اسی 2% کلاس نے پالے ہوئے ہیں۔ زرون صاحب نے فرمایا کہ ہم نعرہ باز اور کرپٹ قوم ہیں۔ مجھے یہ صرف ایک ایسے ملک کا نام بتا دیں جہاں کرپشن سرے سے ہوتی ہی نہیں، جس امریکہ کے یہ گن گاتے ہیں۔ کیا وہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی کرپشن ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ 98% کلاس 2 روپے کی کرپشن کرتی ہے اور وہ 2% کلاس کروڑوں کی۔ اگر وہ 98% کلاس کرپشن چھوڑ بھی دے تو کیا یہ 2% کلاس چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا لہجہ بےحد تلخ تھا اور میرے لیے کچھ بولنا دشوار تھا۔ زرون صاحب کو یہ افسوس ہے کہ فارن پالیسی 12 مارکیٹ میں ڈسکس ہوتی ہے، فارن پالیسی سبزی منڈی میں بھی ڈسکس ہوگی، بلکہ ہر اس جگہ ہوگی جہاں 98% لوگ رہتے ہیں۔ انہیں بات کرنے کا حق کیوں نہیں؟ کیا وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ یہ جس امریکہ کی مثال دے رہے ہیں وہاں پر تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ فارن پالیسی پر عام لوگ بات نہ کریں۔ وہاں تو اوپینین پولس کے ذریعے ان کی رائے جان کر ہر پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر امریکہ ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کوٹا ختم کر دے تو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی۔ امریکہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، کیونکہ ان کے اس اقدام سے بھی اس 2% اپر کلاس کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی فیکٹریز بند ہوگی، ان کے فارن ٹورز ختم ہو جائیں گے۔ وہ 98% لوگ تو پہلے بھی زندگی گزار ہی رہے تھے، تب بھی گزار ہی لیں گے۔ صرف یہ فرق آئے گا کہ پہلے وہ سالن کے ساتھ روٹی کہتے تھے، تب اچار یا چٹنی کے ساتھ کھانا پڑے گی۔ تو یہ ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا سالن بھی چٹنی سے بہتر نہیں ہوتا۔ ویسے اگر امریکہ ہمارا کاٹن ایکسپورٹ کا ٹھیکہ ختم کر بھی دے تو کیا ہم پہلے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ وہ یہ سلوک کرے گا؟ پہلے بھی اس نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اور جن کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے کیا وہ ملک ختم ہو گئے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ویتنام کا بھی تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس نے، مگر کیا وہ ملک ختم ہو گیا ہے؟ اگر زرون صاحب کی نظر اکنامک افیئرز پر رہتی ہو تو انہیں معلوم ہوگا کہ ویتنام کی اکانومی تیز ترین ترقی کرنے والی اکانومی میں سے ایک ہے، اور امریکہ کے اپنے سرمایہ کار گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس بائیکاٹ کو ختم کر دیں۔ اور امریکہ نے تو چائنا کا بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ کیا چائنا ختم ہو گیا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ امریکہ اب چائنا کے ساتھ روابط استوار کرنے کے چکر میں ہے، اور اسی سلسلے میں وہ اپنی مدد کے لیے بقول آپ کے کرپٹ پاکستان کی مدد طلب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی امریکہ جانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ ہر ایک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کے لیے جدوجہد کرے۔ پھر جو پاکستانی امریکہ پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی زر مبادلہ پاکستان ہی بیچتے ہیں، ان کی کلاس کی طرح فارن اکاؤنٹ سے ہی کھلواتے۔ انہوں نے میرے خیالات کو اس لیے احمقانہ قرار دیا کیونکہ وہ ان کی طرح پرواہ امریکن نہیں تھے۔ ان کی اپنی سوچ آزاد زمین پر رہتے ہوئے بھی غلامانہ ہے۔ ان کے لیے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ کلاس میں چھائی ہوئی خاموشی اس کے شعر پر ملنے والی داد سے ٹوٹی تھی۔ میں بالکل ساکت اور خاموش تھا، کیونکہ کہنے یا کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس
कुछ था ही नहीं, सरबरार ने इससे कहा था। कश्यप, मैं आपके नज़रियात की तायीद करता हूँ क्योंकि वो ठोस हकीकत पर मबनी है। मैं जैसे जहन्नुम में दहक उठा था। मुझे याद नहीं कि इसके बाद क्लास में किसने क्या कहा। हाँ, सरबरार के क्लास से निकलने के बाद मैं सीधा इसके पास आया था। जी तो मेरा ये चाह रहा था कि इसे कुर्सी समेत उठाकर बाहर फेंक दूँ, लेकिन फिर भी मैंने खुद को कैसे संभाल लिया और इसके पास रखी हुई कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया। मैं क्लास से निकलने के बाद सीधा सरबरार के कमरे में पहुंचा था। मुझे देखकर वो हैरान नहीं हुए थे। शायद वो मेरी आमद की तवक्का कर रहे थे। आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैंने जाते ही इनसे कहा था। मसलन क्या अच्छा नहीं कर रहा? मुझे इनके इत्मीनान पर मज़ीद गुस्सा आया। आप इसे मुझसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसे कुछ भी कहने से नहीं रोकते और मेरी ठीक बात को भी काट देते हैं, और फिर हर बात पर इसकी तारीफ़ करते रहते हैं, चाहे वो कितनी ही आम सी बात क्यों ना हो। लेकिन मेरी तारीफ़ आप कभी नहीं करते। क्या तुम इससे जेलस हो रहे हो? सरबरार का सवाल मुझे तपा गया था। मैं तकरीबन चला उठा था। क्या इसमें है कि मैं इससे जेलस हूँगा? क्या इसलिए कि इसकी शक्ल मुझसे अच्छी है, या स्टेटस मुझसे बेहतर है, या फिर इसका एकेडमिक रिकॉर्ड मुझसे बेहतर है? आखिर कौन सी चीज़ है जिसमें वो मेरे पासिंग है? फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं इससे जेलिस हो रहा हूँ? हाँ, वो किसी भी चीज़ में तुम्हारे पासिंग नहीं है, फिर भी वो तुम्हें लाजवाब कर देती है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि तुम्हारा खच्चर नशर कर देती है। सरबरार इसी इत्मीनान से बातें कर रहे थे और इन बातों पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा था। सिर्फ आपकी क्लास में वो इतनी बकवास करती है, किसी और जगह नहीं बोलती। मेरी आवाज़ बहुत बुलंद थी, इसलिए सरबरार के तेवर यकदम बदल गए थे।